क्या आप जानते हैं कि नासा ने इसरो को मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है और महाराष्ट्र में सिर्फ 2 हफ्तों में 29 छोटे भूकंप दर्ज किए गए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता और आज है 18 अगस्त 2026। तो आज की क्लास में हम इन्हीं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। नासा ने इसरो को मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया है। यह कार्यक्रम आर्टेमिस एकॉर्ड्स के तहत चंद्रमा के साउथ पोल पर मानव उपस्थिति स्थापित करने और वहां वैज्ञानिक गतिविधियां संचालन करने की योजना है। भारत अमेरिका सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 9वीं बैठक में यह प्रस्ताव दिया गया। नासा के मून बेस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा के किस क्षेत्र में मानव उपस्थिति स्थापित करने की योजना है? तो ये है आपका साउथ पोल। आपको बता दें, मून बेस प्रोग्राम का प्रमुख लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानवों के रहने, काम करने और वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए स्थायी लूनार आउटपोस्ट विकसित करना है। नासा ने भारत को मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का निमंत्रण किस फ्रेमवर्क के तहत दिया है? तो ये है आपका आर्टेमिस एकॉर्ड्स फ्रेमवर्क के तहत दिया है। भारत को नासा के मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का निमंत्रण आर्टेमिस एकॉर्ड्स के तहत दिया गया है। यह भारत अमेरिका के बढ़ते स्पेस कॉपरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कि है JSSC CGL परीक्षा रद्द होने के बाद झारखंड में छात्रों और सफल अभ्यर्थियों का विरोध जारी है। दोनों पक्ष CBI जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। JSSC CGL परीक्षा संचालन में सुधार के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये अमिताभ कौशल करेंगे। झारखंड सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति बनाने की घोषणा की है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 की घोषणा हुई। 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया, जिनमें दिव्या देशमुख, गायत्री गोपीचंद और विदित गुजराती प्रमुख नाम है। इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए किसी खिलाड़ी का नाम घोषित नहीं किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। नीट UG पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसका उपयोग लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट में किया गया था। मामले में पुलिस के बल प्रयोग से जुड़े मुद्दों को भी जांच होनी है। नीट UG विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस ने किस तकनीकी का इस्तेमाल किया? तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की पहचान, निगरानी के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार की। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को दिल्ली पुलिस ने किस आधार पर उचित बताया? तो ये लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट के आधार पर उचित बताया। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि FRT का इस्तेमाल लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट में किया गया था। यह मुद्दा प्रिवेसी, सर्विलांस और फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने 17 अगस्त 2026 को एपकॉम्स 2.0 लॉन्च किया। यह RTI एक्ट 2005 के तहत दूसरी अपील और शिकायतों के ऑनलाइन निस्तारण को अधिक डिजिटल, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाएगा। एपकॉम्स 2.0 किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। एपकॉम्स 2.0 को केंद्रीय सूचना आयोग ने लॉन्च किया है। इसका संबंध RTI से जुड़ी दूसरी अपील और शिकायतों से है। एपकॉम्स पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था। एपकॉम्स को पहली बार सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका अपग्रेडेड वर्जन एपकॉम्स 2.0 17 अगस्त 2026 को लॉन्च हुआ। महाराष्ट्र में पिछले 2 सप्ताह में 29 छोटे भूकंप दर्ज किए गए, जिनमें 24 नासिक, 4 पालघर और 1 नागपुर में आए। इस तरह लगातार छोटे भूकंप आने के पैटर्न को अर्थक्वेक स्वॉर्म भूकंप झुंड कहा जाता है। सबसे तेज भूकंप 4.3 तीव्रता का नागपुर में दर्ज हुआ। लगातार छोटे छोटे भूकंपों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे अर्थक्वेक स्वॉर्म कहा जाता है। जब किसी क्षेत्र में कम समय के दौरान लगातार कई छोटे भूकंप आते हैं और कोई एक स्पष्ट मुख्य भूकंप नहीं होता, तो इसे अर्थक्वेक स्वॉर्म कहते हैं।
दिए गए आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में इस अवधि का सबसे शक्तिशाली भूकंप कहाँ और कितनी तीव्रता का था? तो ये नागपुर में 4.3 तीव्रता का था। 8 अगस्त को नागपुर में 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया था। ये भूकंप लगभग 5 से 8 किलोमीटर की गहराई पर थे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।